लेकिन ये शरद पवार के लिए बड़ा डैमेजिंग है देवेंद्र। माना जाता था कि कोई भी बिसात हो, आखिरी पत्ता तो शरद पवार के हाथ में ही होता है। पार्टी में असंतोष हुआ तो उन्होंने इस्तीफा देने वाला कार्ड चला, जिससे सब लोग उनके पक्ष में हो गए एकदम से। अजीत पवार उस रोज कुछ नहीं कर पाए, सारी सिंपैथी शरद पवार के साथ थी। लेकिन अब लगता है कि बहुत हो चुका था अजीत पवार के लिए और भतीजे ने चाचा के साथ गेम कर दिया, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके लिए अगर जैसे पहली बार आप देखेंगे कि इस केस में अपोजिशन के नेता भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये बीजेपी ने कहा, ये ऑलरेडी एनसीपी में दिख रहा था और बस इंतजार किया जा रहा था कि ये कब हो जाएगा। उनके परिवार की जो फूट थी वो सामने दिख रही थी। दूसरी तरफ महागठबंधन जो उन लोगों ने बनाया, और वहां पर मुझे लगता है कि एनसीपी के नेताओं को निश्चित तौर पर यह बात बहुत कर लेती, वो इस बात का जिक्र भी करते थे कि जिस प्रकार से शिवसेना के नेता संजय राउत, उनका ज्यादा दखल बढ़ता नजर आ रहा था एनसीपी में बनिस्बत एनसीपी के नेताओं के, तो ये बात भी उन्हें नागवार गुजरती थी। तो एक तरफ तो उनके नेता शरद पवार, उनको राष्ट्रीय स्तर पर महत्व नहीं मिल रहा है, बल्कि राहुल गांधी को मिल रहा है। प्रदेश के स्तर पर उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है, बल्कि संजय राउत जैसे नेताओं को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। ग्राउंड पे फीडबैक उन्हें मिल ही रहा होगा कि 2024 में क्या होने वाला है, तो ऐसे में उनके लिए ये आसान फैसला रहा होगा इस प्रकार से एक झटके में ये काम कर लेंगे। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ रहे हैं, जाने माने पत्रकार हैं। विनोद जी, क्या हुआ ये महाराष्ट्र में? क्या शरद पवार साहब के साथ चेकमेट एंड गेम हो गया? सौरभ जी, ये वही हुआ है जिसकी चर्चा हम लोग आपके ही कार्यक्रम में कहानी कुर्सी में करते रहे 2-3 दिन पहले। जब ये अजीत पवार ने कहा था कि उन्होंने जब एक तरह से शरद पवार को ही चुनौती देते हुए कहा था कि एनसीपी जो है वो पैन महाराष्ट्र पार्टी भी नहीं बन पाई और उनके नेतृत्व में हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाया, उन्होंने तमाम सारी आलोचनाएं गिराई थी। तभी लग गया था उनके सुर जो है वो दूसरी तरह के हैं। अब वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं और रास्ता उन्होंने तलाश लिया। मुझे लगता है ये वही मॉडल है जो एकनाथ शिंदे वाला मॉडल है। और मुझे तो ये भी लगता है कहीं कि आगे चल करके जिस तरह शिवसेना में 2 हिस्से हो गए और शिवसेना का सारा निशान और दल शिंदे को मिल गया, उसी तरह कहीं एनसीपी वाली के साथ भी वही हालत ना हो। क्योंकि जब विधायक इतनी बड़ी संख्या में एनसीपी के अजीत पवार के साथ आ गए, सांसद जो है वो भी अगर आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है वही स्थिति होगी और फिर इलेक्शन कमीशन में अजीत पवार मूव भी कर सकते हैं कि एनसीपी तो हमारी है। तो कल कुल मिला के महाराष्ट्र की राजनीति में अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है, अभी और भी घटनाएं आगे बढ़ेंगी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बिल्कुल एकनाथ शिंदे पार्ट 2 ऐसा लग रहा है घटनाक्रम सारा। एकनाथ शिंदे अपनी 40 विधायक लेकर आए थे, ये भी कह रहे हैं मेरे पास एनसीपी के 40 विधायक हैं। हाँ, ये भी कह रहे हैं और कई विधायक तो मुझे जानकारी मिल रही है शपथ ग्रहण में मौजूद भी हैं। जो जी हाँ, बिल्कुल जी, कई विधायक मौजूद भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सौरभ जी कि जो देवेंद्र कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि शरद पवार को जानकारी न हो ये मुमकिन नहीं है। अब इसमें देखना ये है कि क्या वो हेल्पलेस हो गए या उन्होंने फिर एकदम से हथियार डाल के जो तय कर लिया जिसको जहां जाना हो जाए, कम से कम चुनाव तक। तो क्योंकि असल में एनसीपी के भी तमाम विधायकों के खिलाफ बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं जांच के, ये जिस तरह से शिवसेना के तमाम विधायकों के खिलाफ थे। तो बहुत सारे विधायक जो है पाला बदलने के लिए पहले से ही तैयार थे। उनको लग रहा था कि एक ही रास्ता है किसी जांच और किसी छापे से बचने का कि भाई सत्ताधारी दल के साथ हो जाओ। तो ये भी हो सकता है कि शरद पवार ने आंख बंद कर ली हो, भैया जिसको जहां जाना हो, अपने को बचा सकते हो तो बचाओ, बाद में देखा जाएगा। तो अभी जिस तरह शरद पवार चुप है, सुप्रिया सुले चुप है, तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी मौन सहमति भी लगती है। ये देखना होगा उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रही है कि क्या शरद पवार ने कुछ रिएक्ट किया। एक खबर शुरुआत में आई थी जब ये बैठक कर रहे थे अजीत पवार अपने विधायकों के साथ राजभवन पहुंचने से पहले, तब उन्होंने कहा, उनको बताया गया, उनसे पूछा गया कि वो बैठक कर रहे विधायकों के साथ क्या मतलब है, तो शरद पवार ने ये कहा कि उनको अधिकार है विधायकों को बुलाकर उनकी बैठक करने का, वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो क्यों बैठक कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद पता चला कि वो राजभवन पहुंच गए हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से देखें देवेंद्र, इसका मतलब स्पष्ट है, बीजेपी एक फूल प्रूफ गठबंधन चाहती थी, एक किलाबंदी चाहती थी जिसमें कहीं कोई सेंध ना लगा सके, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। बिल्कुल सर, उसमें ज्यादा बड़ी चिंता और प्राथमिकता के लिहाज से अगर कहें ना, तो लोकसभा के चुनाव के लिए निश्चित तौर पर था। और पहले सर हम लोग कई बार इस बात को लेकर जिक्र करते थे कि बीजेपी के लिए एक बड़ा कंसर्न है कि अगर महाराष्ट्र में वो तीनों दल उसी ताकत के साथ जाते अगले लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली थी। और वहां पर बीजेपी नेताओं को ये चिंता थी कि इस मुसीबत का समाधान क्या निकाला जाए। और निश्चित तौर पर इस मुसीबत के समाधान या कुंजी के तौर पे अजीत पवार से बेहतर कोई और नाम हो नहीं सकता था। और अजीत पवार क्योंकि पहले से ऑलरेडी दिखा चुके थे, उनके इक्वेशन ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस के साथ बहुत अच्छे इक्वेशन हैं,
इस लिहाज से इतनी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें हुई। और अब कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर उस दिन ये जानकारी सिर्फ गॉसिप में थी कि 29 जून को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे जो 1 घंटे की बैठक हुई थी, जिसमें शिंदे और फडणवीस थे, उस 1 घंटे की बैठक में इस बात पे, इस पूरे प्लान पे मुहर लगा दी गई थी, जिसके बाद जाके वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, इस बात को अंजाम दिया गया। और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के लिहाज से अब बीजेपी ज़्यादा मुफीद स्थिति में हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में तो असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि अगर एनसीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी, एनसीपी आप देखें तो महाराष्ट्र के सिर्फ एक पॉकेट की पार्टी है, और वहाँ पर भी अगर उसके सारे बड़े नेता, कमों पे सारे बड़े नेता, जयंत पाटिल को अगर अभी छोड़ दें तो तकरीबन सारे बड़े नेता इधर आ गए हैं, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, और उस स्थिति में विधानसभा चुनाव के लिहाज से तो अच्छी स्थिति रहेगी। जी, ये बार बार महाराष्ट्र की बात की जाती थी विनोद जी कि जैसे जो बिहार है, बिहार में गठबंधन है, वहां बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत होगी लोकसभा चुनाव में, ऐसे ही महाराष्ट्र का नाम लिया जाता था। लगता है महाराष्ट्र की अपनी सारी परेशानी बीजेपी ने इस कदम से दूर कर ली है। नहीं, अभी सारी परेशानी तो दूर नहीं की है, लेकिन परेशानी दूर करने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, क्योंकि विधायकों के दल बदल करने के बाद जब चुनाव में क्या करवट बदलेगा, कि शरद पवार की क्या भूमिका रहेगी, क्या वो भी शहीदाना मुद्रा में जनता के बीच में जाएंगे जैसे उद्धव ठाकरे जाएंगे और जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे, क्या वो कहेंगे कि मेरे भतीजे ने मुझे धोखा दिया, इस तरह का एक भावनात्मक अपील करेंगे, ये सब देखना होगा, उस पर जनता कितना जाती है। या मैं तो एक बात और कह रहा हूँ, मैं मतलब मेरा आकलन है, कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, अब 2 स्थितियां होंगी लोकसभा के चुनाव तक आते आते, या तो ये सारे जो दोनों धड़े हैं एनसीपी के और शिवसेना के, ये सब बीजेपी में मर्ज कर सकते हैं, बीजेपी अपने आप में एक पैन महाराष्ट्र पार्टी हो सकती है, और या कहीं ये एनसीपी और शिवसेना वाले चुनाव नजदीक आते ही कहीं वापस उधर न चल दें कि भाई अब ईडी सीबीआई का खतरा तो खत्म हो गया, अब वापस चलो। नहीं, ये मानना मुझे लगता नहीं कि इसमें सर ईडी सीबीआई वाला टाइम इनको बहुत ज्यादा रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत समय अब बचा नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर इतने दिनों तक कभी भी कर सकते। अभी एक मैं एएनआई की स्टोरी पढ़ रहा था, एक मामला है जिसमें शरद अजीत पवार उनकी पत्नी का नाम था, उसमें अभी चार्जशीट दी है ईडी ने, उसमें इनका नाम हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे होती है ना। अब देवेंद्र, आपको लगता है कि 24 तक कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो इसमें इस अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी सर। इसमें आगे का घटनाक्रम आप ये देखेंगे कि अगला जो कैबिनेट रिसफल अभी तक क्यों नहीं हुआ था। अब इस बात को समझिए कि राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट रिसफल जिसकी बात लगातार की जा रही थी, उसका होमवर्क हो चुका था, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी, प्रधानमंत्री के यहाँ बैठक हो गई थी, इसके बावजूद अगर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर वो नहीं हुआ कि कुछ वर्ष इस बात के लिए भी इंतजार किया जा रहा था कि, और शायद उसमें अगर प्रफुल्ल पटेल चेहरा हो तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगला राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें एनसीपी के नेता के तौर पे प्रफुल्ल पटेल नहीं, इस लिस्ट में जो नेता एनसीपी से आए हैं अजीत पवार के साथ, उसमें नाम है प्रफुल्ल पटेल का। बिल्कुल जा रहा है, वो राजभवन में मौजूद है। बिल्कुल, मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ इसीलिए से कि वो मंत्री आप कह रहे हैं दिल्ली में दिखाई दे सकते हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के तौर पे वो दिखाई देंगे, और निश्चित तौर पे प्रफुल्ल पटेल का भी आना, आप देखें तो पूरा एक बुके बना हुआ है। इस बार जो टूट हुई है उसमें आपको हर चीज दिखेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।